कहानी की शुरुआत में हमें फिलीपींस के शहरों को दिखाया जाता है जिनकी हालत इस समय काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि कुछ महीने पहले यहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक शुरू हो चुका था। पर इस शहर में रहने वाला एक इंसान जिसका नाम फ्रांसिस होता है, वो और उसकी पूरी फैमिली इस ज़ॉम्बी अटैक से अभी भी बचे हुए थे। इस फैमिली में फ्रांसिस की वाइफ और उसके 2 बच्चे थे और इस समय वो अपने गांव वाले घर में जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे उसका मानना था कि जो ज़ॉम्बी अटैक हुआ है वो सिर्फ शहर में हुआ है, शायद गांव तक अभी ज़ॉम्बीज ना पहुंचे हो। तो इसी उम्मीद के साथ वो अपने गांव वाले घर पर आ जाते हैं। एक्चुअल में फ्रांसिस के मॉम डैड गाँव में रहा करते थे और ये घर भी उन्हीं का था। अब जैसे ही फ्रांसिस यहाँ पे एंटर करता है तो वो अपने डैड के रूम में जाने लगता है, लेकिन ये देख के फ्रांसिस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके डैड ने खुद को शूट कर लिया क्योंकि वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने खुद को शूट कर लिया। अब फ्रांसिस अपने डैड की बॉडी के पास कुछ देर खड़ा रहता है और कुछ सोचता है और फिर उस गन को उठा के अपने पास रख लेता है ताकि वो इस तरह के हालात में अपनी और अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। अब वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उनका नीचे का जिस्म इस समय उनके पास था ही नहीं। वो अपने हाथों के बल रेंगते हुए उसके पास आने लगती है, लेकिन क्योंकि अब फ्रांसिस को अपनी जान बचानी थी तो वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ को शूट कर देता है और बाद में अपनी मॉम और अपने डैड की बॉडी को वो अपने यार्ड में ही दफन कर देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फिर फ्रांसिस घर पे आके अपनी फैमिली को समझाने लगता है कि हालातों को देखते हुए हमारे इस जगह पे रुकना ही ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमें एक शेल्टर भी मिल जाएगा और यहाँ पे खाने पीने की भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे रहने के लिए फ्रांसिस की फैमिली भी मान जाती है, लेकिन इस सीन में हम ये नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस और उसकी वाइफ के बीच में कुछ अच्छी बातचीत नहीं हो रही। इसका मतलब ये था कि उन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। खैर, अब फ्रांसिस और उसका बेटा जरूरत का सामान लेने के लिए स्टोर रूम में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे किसी की डेड बॉडी लटकी हुई है, जिसे देखकर फ्रांसिस अपने बेटे से कहता है कि जाओ और उसके पास से वो चाबियां लेके आओ। अब ऐसा फ्रांसिस ने अपने बेटे को इसलिए करने को कहा था क्योंकि वो ये चाहता था कि उसका बेटा मेंटली स्ट्रांग बन सके ताकि वो आने वाली सिचुएशंस के लिए तैयार हो सके। लेकिन बदकिस्मती से फ्रांसिस का बड़ा लड़का काफी ज्यादा डरपोक होता है। वो इस बॉडी को देख के काफी डर चुका था। अब वो जैसे ही चाबियों को खींचता है तो वो बॉडी उसी के ऊपर गिर जाती है और वो इस चीज से इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी सांस अटकने लगती है और फिर वो नलके के पास जाता है और अपना मुंह धोने लगता है क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़ा सा ब्लड लग गया था। इस बात को देख के आयरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कि आखिर तुम क्या सोच के सब कर रहे हो, अभी वो बच्चा है, तुम्हें उससे ये सब काम नहीं करवाने चाहिए। जिस पर फ्रांसिस चिढ़ते हुए बोलता है कि अगर हम सभी को सर्वाइव करना है तो उसे ये सब काम अभी से सीख लेने चाहिए, नहीं तो हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर फ्रांसिस अपने छोटे बेटे से काफी प्यार से बात करता है, जिस चीज से हम ये नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस को अपने बड़े बेटे से ज्यादा अपने छोटे बेटे से ज्यादा लगाव था। फिर कुछ देर बाद फ्रांसिस और उसकी वाइफ बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे फ्रांसिस को अपना पास्ट याद आ जाता है कि बचपन में कोई भी गलती होने पर उसके डैड उसे मार पीट के यहीं पे बंद कर दिया करते थे। और अब बेसमेंट में आने की वजह से फ्रांसिस को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें उन सभी बातों को इस समय याद नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग पे बुरा असर डालेंगी। अब डिनर टेबल पे फ्रांसिस का बड़ा लड़का ये बताता है कि उसके फ्रेंड का उस पर एक मैसेज आया है कि वो पहाड़ों की तरफ जा चुका है अपनी मम्मी के साथ और वहाँ पे उनके शेल्टर के लिए काफी अच्छी जगह भी है और तो वहाँ पे और भी लोग हैं, तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस इस बात को सुन के साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमें नहीं पता कि वहाँ पे खाने पीने की सही व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। फ्रांसिस की ये बात आयरिस को भी पसंद नहीं आती क्योंकि एक्चुअल में वो भी यहाँ पे नहीं रहना चाहती। अब रात होने पर फ्रांसिस को डरावने सपने आने लगते हैं, उसे अपने पुराना टाइम याद आने लगता है, तो इसी वजह से वो भी फैसला कर लेता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और फिर वो इस बारे में अपनी वाइफ से बात करता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा पुराना समय याद आ रहा है और मुझे छोड़ के यहाँ से हर कोई जाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। फिर वो वैन लेके अपने सफर पे निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पुल पे रुकना पड़ता है क्योंकि उस पे एक बैरिकेड लगा हुआ था जिसने उनका रास्ता रोका हुआ था। अब आयरिस जैसे इस बैरिकेड को हटाने के लिए जाती है तो पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पे हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन सही समय पे फ्रांसिस उसे शूट कर देता है। लेकिन अब गन की आवाज से वहाँ पे आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो उनके पास आने लगते हैं। अब यहाँ पे पूरी फैमिली किसी न किसी तरह ज़ॉम्बी अटैक से तो बच जाती है, लेकिन यहाँ पे उनकी वैन खराब हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ेगा। अब क्योंकि सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला था तो फ्रांसिस और उसकी फैमिली फैसला करती है कि हमें वापस घर चले जाना चाहिए। अब अगली सुबह फ्रांसिस वैन को चालू करने की कोशिश करता है और किस्मत से वैन चालू भी हो जाती है, लेकिन फ्रांसिस इस बारे में अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो ये बात सोच रहा था कि गाँव में तो उसे सिर्फ बुरे सपने सताएंगे, न कि कोई ज़ॉम्बी, तो वो इसीलिए इसी गाँव में रहने का फैसला करता है। फिर फ्रांसिस घर की थोड़ी मरम्मत करता है, लाइटिंग वगैरह ठीक करता है और रात
होने पर म्यूजिक के साथ अपने बच्चों के साथ नाचने लगता है और एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब रात ज्यादा होने पर फ्रांसिस के बच्चों को एक एल्बम मिलती है जिसमें कि उसका बड़ा भाई ये नोटिस करता है कि उसकी शक्ल उसके पापा के बड़े भाई से काफी हद तक मिलती है और उसका छोटा भाई भी उससे यही कहता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस के बड़े लड़के को बात समझ में आती है कि एक्चुअल में वो फ्रांसिस का असली बेटा नहीं है, वो उसके बड़े भाई का लड़का है। और यही एक रीजन होता है कि फ्रांसिस अपने बड़े लड़के से ज्यादा प्यार नहीं करता। और असल में यहाँ पे फ्रांसिस की वाइफ के नाजायज रिश्ते उसके बड़े भाई के साथ बन गए थे, जिसकी वजह से उसका बड़ा लड़का पैदा होता है। और ये बात भी फ्रांसिस को किसी न किसी तरह पता चल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने दोनों बच्चों को पालने का फैसला कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने छोटे बेटे को ही अपना असली बेटा माना करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपने बड़े लड़के से नफरत करता था। अब अगली सुबह फ्रांसिस जब घर के बाहर जाता है तो उसे कुत्ता काट लेता है। फिर आयरिस उसे मरहम पट्टी करने लगती है और उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें रेबीज भी हो सकती है। लेकिन फ्रांसिस उसे कहता है कि देखो तुम ज्यादा चिंता मत करो, उस कुत्ते के गले में पट्टा था, यानी कि वो एक पालतू कुत्ता था और पालतू कुत्ते से रेबीज या और किसी तरीके की बीमारी नहीं होती। अब यहाँ पे सीन कट होता है और फ्रांसिस का बड़ा लड़का उससे कहता है कि पापा मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फैमिली के काम आ सकूं। तो फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम इन सभी बातों के लिए काफी ज्यादा छोटे हो, तुम्हें इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो क्या सिचुएशन पड़ने पर तुम किसी की जान ले सकते हो। तो उसका बेटा उसे हाँ में जवाब दे देता है। वो कहता है कि जी पापा, सिचुएशन पड़ने पर मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। फिर फ्रांसिस उसे गन देके सामने शूट करने के लिए कहता है। अब एक असली गन को अपने हाथों में पकड़े हुए वो खुद को काफी ज्यादा घबराया हुआ फील करता है और फ्रांसिस भी उसे शूट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पे आयरिस आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम इससे क्या करवा रहे हो। लेकिन फिर वो फाइनली गन को चला देता है, जिसकी आवाज सुन के यहाँ पे बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब वो सभी फटाफट अपने घर की तरफ भागते हैं। वो सभी घर में तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन घर के बाहर ज़ॉम्बीज की भीड़ लग जाती है। फिर तभी कहीं से गाड़ी आती है और हॉर्न बजाती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सभी ज़ॉम्बीज गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस ने पहचान लिया था कि ये गाड़ी उसके बड़े भाई की है। फिर अगले दिन फ्रांसिस नदी के पास आता है अपने भाई से मिलने के लिए। वो उसे काफी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसका भाई उससे कहता है कि देखो मैं सिर्फ यहाँ पे मम्मी पापा को देखने के लिए आया था कि वो ठीक है या नहीं। तो फ्रांसिस उससे कहता है कि वो तो कब के मर चुके हैं और अगर तुम यहाँ पे रुके तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। वो उससे कहता है कि देखो गुस्सा मत करो, मैं यहाँ से बस जल्द ही जाने वाला हूँ। फिर उसका भाई उसे एक नक्शा देते हुए कहता है कि देखो मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ और अगर तुम भी आना चाहो तो तुम भी आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम और तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगे। अब उसके भाई के जाने के बाद फ्रांसिस ये सोचता है कि मुझे इस नक्शे को जला देना चाहिए, लेकिन वो फिर रुक के ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे किसी काम आ जाए, जो सोच के वो नक्शा अपने पास ही रख लेता है। अब वो घर पे आके सभी विंडोज पे लकड़ियां लगा देता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी अटैक से बच सके। इसी समय उसका छोटा बेटा बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पे विंडो पर से उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसकी माँ यहाँ पे उससे कहती है कि देखो तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो बूढ़ा और कमजोर ज़ॉम्बी है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर बाद में फ्रांसिस उसके पास जाता है और उसका सर ही अलग कर देता है। फिर जब वो नहाने के लिए जाता है तो उसका बड़ा बेटा उसके पास नक्शा देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे अच्छे से देख पाता, फ्रांसिस उसे डरा के भगा देता है। लेकिन फिर डिनर टेबल पे फ्रांसिस का बड़ा बेटा अपनी माँ से कह देता है कि डैड के पास कोई नक्शा है, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या आपके पास कोई नक्शा या ऐसा कुछ है, जिस पर वो साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बातों ही बातों में फ्रांसिस ये कहता है कि जानते हो बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई के पास जाना चाहती है, जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था। ये तो तुम्हें कुछ महीने पहले ही छोड़ के चली जाती, लेकिन इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ये जा नहीं पाई। फिर उसका छोटा लड़का उससे पूछता है कि क्या मम्मी ये सब कुछ सच है, तो वो रोते हुए जवाब देती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर फ्रांसिस नक्शा निकालता है और पूरी फैमिली के सामने उस नक्शे को जला देता है और फिर वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता। और फिर रात होने पर फ्रांसिस अपने घर के मेन डोर को भी बंद कर रहा होता है, ये कहते हुए कि मैं तुम सभी को ज़ॉम्बी अटैक से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। फिर उसका बड़ा लड़का उससे कहता है कि पापा मुझे पता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ हमें घर में कैद करके रखना चाहते हो। उसके बात सुन के फ्रांसिस का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो उसे मारते हुए बोलता है, आखिर तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकता। फिर तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है, जहाँ पर एक घायल सिपाही होता है, जो कि इन्फेक्टेड तो
नहीं होता, लेकिन वो मदद मांग रहा होता है। लेकिन फ्रांसिस उसे अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद उसका बड़ा लड़का उसके लिए गेट खोल देता है। अब सिपाही उन लोगों से कहता है कि मैं पास वाले पहाड़ों के कैंप से आया हूँ और अब वहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से सभी लोगों को वहाँ से भागना पड़ा और मैं भी अपनी जान बचा के भाग ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे मेरी हेल्प एक गाड़ी वाले आदमी ने करी और उसी ने मुझे यहाँ का पता भी बताया था और यहाँ का एड्रेस देते समय उसने कहा था कि वो मेरे भाई का घर है, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। और यहाँ पे वो फ्रांसिस के बड़े भाई की बात कर रहा होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो गाड़ी वाला इंसान अभी जिंदा भी होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बचाते समय वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका था। जो सुन के आयरिस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद फ्रांसिस उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें बेसमेंट में रहना होगा ताकि तुम मेरी फैमिली से दूर ही रहो, जिस बात पर सिपाही को भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर रात होने पर बड़ा लड़का आयरिस के पास जाता है और रोते हुए बोलता है कि मॉम, मैं जानता हूँ कि मैं फ्रांसिस का असली बेटा तो नहीं हूँ और इसी वजह से वो मुझसे प्यार भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं तो उन्हें अपना डैडी मानता हूँ और उनसे प्यार भी करता हूँ, इवन अपनी पूरी फैमिली से। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से बाहर निकलूँ और किसी महफूज जगह को ढूंढूं ताकि हम किसी महफूज जगह जा सके। पहले तो आयरिस उसकी इस बात को नहीं मानती, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर वो आखिर में मान जाती है और उसे इजाजत दे देती है। अब अगली सुबह जब फ्रांसिस अपने बड़े बेटे को नहीं पाता तो वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन जब वो दरवाजे को खुला देखता है तो वो समझ जाता है कि वो भाग चुका है, जिसकी वजह से उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वो एक हथौड़ा लेके पहले तो सिपाही के पास आता है और उसके सर पे जोर से मारता है और फिर अपनी बीवी के पास आने लगता है, लेकिन वो उसे मार के सिर्फ बेहोशी करता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहाँ पे उसका छोटा बेटा भी उसी के साथ था। फिर दूसरी तरफ फ्रांसिस खिड़की में से उसे कुत्ते को देखता है जिसने उसे काटा था। फिर वो उसे मार के अपना खाना ही बना लेता है और फिर यही खाना वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए लाता है, लेकिन आयरिस इस खाने को खाने से मना कर देती है, जिस बात को सुनकर वो गुस्से में आके प्लेट को ही पटक देता है। लेकिन आयरिस से नोटिस करती है कि यहाँ पे एक चाकू भी गिर चुका है। वो उसे उठाने का तो ट्राई करती है, लेकिन बदकिस्मती से फ्रांसिस ही नोटिस कर लेता है और वो चाकू को अपने पास ही रख लेता है। फिर वो बेसमेंट को बंद करके फिर से बाहर आ जाता है। फिर आयरिस एक प्लान बनाती है और अपने बच्चे को चिल्लाने के लिए कहती है। अब जैसे उसने चीख मारी तो फ्रांसिस उठ के तुरंत ही बेसमेंट में आ जाता है। फिर आयरिस उस पे पीछे से हमला करके अपने बच्चे के साथ बेसमेंट से बाहर आ जाती है और फ्रांसिस को वहीं लॉक कर देती है। फिर फ्रांसिस को तभी अपने बचपन के पुराने ख्याल याद आने लगते हैं कि किस तरह उसके डैड उसे डांटा करते थे। और दूसरी तरफ जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आते हैं तो वो फ्रांसिस के बड़े भाई को देखती है, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिसे देख के वो वापस से घर के अंदर भागने लगते हैं, पर उसने आयरिस को पकड़ लिया था। अब वो जैसे ही आयरिस को काटने वाला होता है, फ्रांसिस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और आयरिस की जान बचा लेता है। फिर वो उस पर हमला करके उसे रोक देता है, लेकिन फिर तभी यहाँ पे उसका छोटा बेटा आ जाता है, जिसके हाथों पे काटने के निशान थे, यानी कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल सकता था। और आयरिस को इस चीज पे बहुत दुख होता है, तो वो अपने दिल पे पत्थर रख के अपने ही बेटे का हाथ काट देती है, जिससे कि उसकी जान बच सके। और फिर वो उसके हाथों पे पट्टी लगा के फ्रांसिस से कहती है कि तुम जल्दी से वैन लेके आओ ताकि हम इसे किसी हॉस्पिटल में ले जा सके। फिर फ्रांसिस फटाफट वैन के पास आ जाता है, लेकिन यहीं पे उसका बड़ा बेटा भी मौजूद होता है, जिसके पास अभी गन होती है। और फिर जब वो अपने डैड को खून में लथपथ देखता है तो उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं कि डैड अब पूरी तरह पागल हो चुके हैं और इन्होंने मॉम को भी मार दिया। तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने डैड को शूट कर देता है। फिर वो जैसे उसके पास आता है, वो अपने बड़े बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा डैड तो नहीं बन सका, और अगर मेरी वजह से तुम्हारा कभी भी दिल दुखा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि उसने गोली चला के काफी बड़ी गलती करी है। फिर वो रोने लगता है और बोलता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे अनजाने में चली थी। लेकिन क्योंकि फ्रांसिस अब मर चुका था तो उसे कुछ जवाब नहीं देता और अब वो वैन लेके अपने घर की तरफ आने लगता है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि उसका छोटा भाई घायल है। लेकिन अब देखा जाए तो इस फैमिली में सिर्फ आयरिस और उसके 2 बच्चे बचते हैं, जिसका मतलब ये था कि उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब आयरिस पे आ चुकी थी और ऐसे मुश्किल समय में उनका सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।